जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे फिजिक्स का हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग पूरा भौतिक विज्ञान कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी भाई बहन पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी भाई बहन पहली बार आ रहे हैं तो उनसे मैं बताना चाहूँगा कि भौतिक विज्ञान का पूरा वीडियो यानी कि एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश वलवाल की है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। सभी का वीडियो आपको वीडियो में और प्ले लिस्ट में सबका अलग अलग बना हुआ है, आप वहाँ से जा करके उसको पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज उसी के श्रृंखला में हम लोग अब जीव विज्ञान स्टार्ट कर दिए हैं। जीव विज्ञान का आज पहला ही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग देखे होंगे कि आज के डेट में आप सभी लोग देख लिए होंगे कि बीपीएससी ने अपना वैकेंसी यानी कि भर्ती जो है शिक्षक भर्ती निकालना शुरू कर दिया है। तो टीआरई 4 की भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आ सकता है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं स्पेशल एजुकेटर की नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरने की डेट भी आ गई है उसकी। तो कब से कब तक भरा जाएगा उसके बारे में आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो फिर हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का मेन मकसद तैयारी करना और सफलता पाना है। चलिए तो फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और एक बार फिर से आप सभी से विनम्र निवेदन है यानी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए ताकि इस बार आपको सफलता मिल जाए और कोई दिक्कत परेशानी ना होने पाए। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की शाखाएं, यानी कि इसमें शाखाओं से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो कई चाहे कोई भी एग्जाम हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं शाखाओं से संबंधित। जैसा कि आपको पहला ही दिखाई दे रहा है कि विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, यानी कि विटीकल्चर किस यानी कि अंगूर की खेती होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो विटीकल्चर के द्वारा। ठीक है, तो विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, तो अंगूर होता है। तो इसी के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ से कह रहा है कि विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, यानी कि विटीकल्चर से अंगूर उत्पादित होता है। क्या होता है भाई, अंगूर। जैसे रेशम कीट का पालन होता है, अंगूर पालन विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर पालन को यानी अंगूर उत्पादन को क्या कहते हैं, तो विटीकल्चर कहते हैं। उसी तरह पूरी हम लोग जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं जो से ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन उन सभी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फिर ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला आपको समझ में आया, यानी कि विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, तो अंगूर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि जोरोंटोलॉजी यानी कि जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के अंतर्गत किसके अंतर्गत इनका प्रयोग किया जाता है, तो जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि की प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। चलिए वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। अब देखिएगा वर्मी कल्चर कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है और ये विटीकल्चर और वर्मी कल्चर। अब यहाँ से देखिएगा कह रहा है कि वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है, तो केचुआ। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके किसका अध्ययन किया जाता है, तो केचुए का। किसमें, तो वर्मी कल्चर के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है, तो केचुआ। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखिएगा भाई। आ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत भाई तो मृदा का किया जाता है। किसका, मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। केचुआ का जहाँ अध्ययन किया जाता है कि केचुआ पालन को वर्मी कल्चर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा भाई आप सभी लोग। और इसका एक पीडीएफ भी आपको दे देंगे
आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा और अपने तैयारी को और मजबूत बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, जो कीट होते हैं उनका वैज्ञानिक एंटोमोलॉजी। तो किसका, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि जहाँ पे जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, जनांकीकी, डेमोग्राफी यानी जनांकीकी। चलिए आ जाते हैं अगला। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि पादप जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। करा कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एथनोलॉजी कहा जाता है। चलिए सब तो नहीं है, लेकिन जैसे सब्जी हो गया, रेशम कीट हो गया, ये सब जो इम्पोर्टेंट है उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे कि सब्जी का अध्ययन, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। ओलेरीकल्चर ये सब्जी का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अभी तक मैंने 4 को बता दिया इम्पॉर्टेंट, आप उसको ध्यान में रखिएगा। अस्थियों का अध्ययन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अस्थि है तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी। ये भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए जो इम्पोर्टेंट है आप उसको नोट्स बनाइए और एक जगह एकत्रित कर लीजिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको सब एक ही जगह मिल जाएगा। ये पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा, बट आप लोग एक जगह जो इम्पोर्टेंट है उसको एक जगह कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब सांपों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंदर किया जाता है, तो सर्पेटोलॉजी। तो देखो सांप का सर्पों से याद हो जाएगा, सांप का सर्पों से याद हो जाएगा, तो सर्पों का अध्ययन यानी कि सर्पेटोलॉजी से अंतर्गत किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा। कहा कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। किससे संबंधित है, तो मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। अगला देखिएगा, कहा कि जीव विज्ञान के अंतर्गत, अब बताइए जीव विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। चाहे वो जीवित हो चाहे मृत हो, दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं आगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। कहा कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। अब बताइए जीव विज्ञान की शाखा और उसके जनक। अब जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा, आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ रहे होंगे, इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी कि जीव विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कौन है, फादर्स ऑफ जूलॉजी, तो अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच। तो एक बार इसको फिर से देखिएगा। अब देखिए कह रहा है कि जूलॉजी यानी कि अरस्तु, ये तो सभी को याद होना, जीव विज्ञान अरस्तु है, और वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये दोनों तो आपको कन्फर्म याद करना है ये। अब यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि लुई पास्चर। माइक्रोबायोलॉजी है लुई पास्चर। ठीक है, अब जीवाणु विज्ञान के जनक तो रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, तो रॉबर्ट कोच। यहाँ से इसको याद करिएगा भाई। आगे देखिएगा प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा ये थोड़ा सा है जो कि कम बार पूछा गया, लेकिन ये भी है इम्पोर्टेंट। कहा कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, तो एडवर्ड जेनर है। कौन है भाई, एडवर्ड जेनर है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के तो कैरोलस लिनियस हैं। चलिए रुधिर परिसंचरण तंत्र, ये इंपॉर्टेंट है।
इसको बना लीजिएगा आप लोग। 2-3 आगे से और एक यहाँ पे 4 नंबर हो गया आपका विलियम हार्वे, रुधि परिसंचरण तंत्र का। और ये भी और इम्पोर्टेंट है, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। ये कई बार क्वेश्चन पूछा, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी या पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है कि उत्परिवर्तन ह्यूगो डी ब्रिज। अगला है कवक विज्ञान के जनक, ये भी रखिएगा, ये भी आप लिख लीजिएगा एक जगह पे। तो हेनरिच एंटन डी बेरी, हेनरिच एंटन डी बेनरी कवक विज्ञान के जनक हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। करा की पादप शरीर क्रिया विज्ञान, स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, ये देखिएगा आप, इसको भी रख लीजिएगा, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक तो कैरोलस लीनियस हैं। कौन है? कैरोलस लीनियस। रुधिर वर्ग, ये तो और इम्पॉर्टेंट, रुधिर वर्ग, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको और इसको, रुधिर वर्ग का कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, रुधिर वर्ग का कार्ल लैंड स्टीनर, तो इसको ध्यान में रखिएगा भाई। जितने बता रहे हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट करके एक पेज पर रख लीजिएगा। आप पॉकेट डिक्शनरी बना लीजिए, चाहे उसको नोट करके कहीं चिपका लीजिए अपने स्टडी रूम में। चलिए आ जाता है अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। तो अंतःस्रावी विज्ञान के जनक है भाई थॉमस एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी तो ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल या इसको आप लोग सभी लोग जानते होंगे, आनुवंशिक की बात कहा जाएगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट्स करिएगा। आधुनिक आनुवंशिक हो चाहे आनुवंशिक हो तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल रहेंगे। तो यहाँ से जितने मैंने बताया उसको आप लोग जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक, भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक बीरबल साहनी है। अगला है अनुवांशिक अभियांत्रिकी, तो पाल वर्ग है। शैवाल विज्ञान के जनक विलियम हेनरी हार्वे हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक MOP यांगर। भारतीय परिस्थितिकी रामदेव मिश्रा हैं। औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस, इसको भी रख लीजिएगा, औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस। चलिए आ जाते हैं आगे। सूक्ष्मदर्शी एंटनी वान लीवेनहॉक, लीवेनहॉक ये भी इंपॉर्टेंट करिएगा भाई, इन दोनों को भी करिएगा, आगे जितने भी मैंने बताया वहाँ तक। एंटनी वान लीवेनहॉक हैं। और जीन चिकित्सा के जो जनक हैं एंडरसन है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा इसको, और यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट बताएं प्लीज़ आप लोग उसको एक पेज पे उतार लीजिएगा और उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन को। और इस चैप्टर का यानी इस पेज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक क्या है? शाखा है। जो जंतु विज्ञान है वो जीव विज्ञान की शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अभी इसके पहले भी देखे हम लोग कि जीव विज्ञान के जनक कौन है या जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, अभी तो जीव विज्ञान की बात थी, अब आ जाते हैं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। चलिए देखिएगा इधर से, चलिए देखिएगा। अब कह रहा है कि घासों का अध्ययन व पालन किसके अंतर्गत होता है? तो घास विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी। यानी घासों के अध्ययन यानी पालन को घास विज्ञान, शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी, आंतरिक संरचना व का अध्ययन एनाटोमी। पुष्पों का अध्ययन, ये देखिए कई बार पूछा है, इसको इंपॉर्टेंट बना दीजिएगा। पुष्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो एंथोलॉजी। अभी इसके पहले भी हम लोग देखे हैं इसको, इसके पिछले वाले में अभी जस्ट 2-3 मिनट पहले हम लोग पढ़े पुष्पों का अध्ययन यानी फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी के। जीवाणु विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है भाई? तो जीवाणुओं का अध्ययन जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत। ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी के अंतर्गत। पादपों में
रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन तो कैसिडोलॉजी, कैंसर का मतलब कैसिडोलॉजी, कैंसर से कैसिडोलॉजी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिएगा, वृक्षों की वायु का अध्ययन, ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें मैंने 2 बार कर दिया, जो वाला को गिन करके किया जाता है, यानी वृक्षों की वायु का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन तो डेंड्रोलॉजी से। पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन इकोलॉजी से किया जाता है। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन, आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है तो इकोनॉमिक, आर्थिक आ गई भाई तो इकोनॉमिक हो गई, आर्थिक जहाँ रहेगा वहाँ इकोनॉमिक इंग्लिश में उसको बोल देंगे। तो यहाँ से आप लोग याद कर लेंगे। कह रहा है कि आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन तो एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी के नाम से अध्ययन करते हैं इसका। चलिए, कह रहा है कि वनों का अध्ययन तो फॉरेस्ट, वन जंगल वन होता ही है, तो वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री से होता है, किससे, फॉरेस्ट्री के अंतर्गत। अगला कह रहा है कि अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो एक्सोबायोलॉजी, किसके अंतर्गत, एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्या कह रहा है कि कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो जेनेटिक, यानी जीन्स की बात आ गई तो जेनेटिक होगा, जो जीन है जेनेटिक होता है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। चलिए आ जाते हैं आगे। करा कि लाइकेन्स का अध्ययन लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रो, यानी सूक्ष्म का मतलब ही होता है माइक्रो, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो कुछ ऐसे हैं जिनका नाम उनसे संबंधित है और उसको आसानी से याद कर लेते हैं। कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोलॉजी होता है। अब माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोप्लाज्मोलॉजी, तो माइकोप्लाज्मा से माइकोप्लाज्मोलॉजी हो जाएगा। नीमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन नीमेटोलॉजी से हो जाएगा। तो ये भी मिलता जुलता है, तो इससे संबंध हम लोग बना लेंगे आगे। चलिए अगला देखते हैं क्या करा कि पेलियो बोटनी किसका अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिएगा, अब कह रहा है कि पेलिनोलॉजी, इसमें क्या होता है, परागकणों का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा कह रहा है कि पैथोलॉजी, यानी कि पादप रोगों का उपचार एवं अध्ययन किया जाता है। अगला कह रहा है कि पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला औषधि, यानी कि फार्माकोलॉजी, यानी कि आप लोग जानते हैं ना, फार्मा ये सब क्या होता है, मेडिकल से होता है, संबंधित होता है, तो यानी कि फार्मेकोलॉजी, तो इससे आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। फार्मासिस्ट यानी कि बी फार्मा डी फार्मा ये सब करते हैं, तो मेडिकल से संबंधित, औषधि से संबंधित, तो औषधि पादपों का अध्ययन तो फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए ये ट्रिक आप अपने से भी बना सकते हैं कुछ भी, जैसे मेरा याद करने का तरीका कुछ और समझाने का तरीका अलग है, तो आप लोग भी तो उससे कुछ न कुछ रिलेट कर सकते हैं कि ये चीज़ रहेगा तो इससे संबंधित हो जाएगा। आगे देखिएगा, फिजियोलॉजी, निम्न विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्या करा कि टेरिडोफाइट्स का अध्ययन तो टेरिडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो इससे संबंधित है टेरिडो से। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन तो फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। और ये क्या करा कि अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में तो स्पेस बायोलॉजी, यानी कि अंतरिक्ष में क्या होता है, स्पेस होता है, तो स्पेस बायोलॉजी से अंतरिक्ष वायुमंडल की स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है, तो इसको आप रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, बीजों का अध्ययन तो स्पर्मोलॉजी, तो स्पर्म को ही बोलते हैं, तो स्पर्मोलॉजी को बीजों का अध्ययन करते हैं। करा कि अगला क्वेश्चन सूर्य के प्रभाव, देखिए यहाँ से सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, तो
हीलियोथेरेपी क्या कहलाती है? हीलियोथेरेपी कहलाती है। अगला करा कि इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। किसके अंतर्गत? तो हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होंगे और समझे होंगे। चलिए आ जाते हैं जंतु विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। तो देखिए ये जो जंतु विज्ञान के जो प्रमुख शाखाएं हैं इनके बारे में आप लोग स्वयं से पढ़िएगा, और इसको पढ़ाने का मतलब कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप होपलेस होने लगेंगे, ठीक है, बोरिंग महसूस होने लगेगा एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते। तो पीडीएफ आपको दे दे रहे हैं और आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा इसको। और थोड़ा सा आ जाते हैं वन लाइनर पे अब। चलिए इस पृष्ठ का अंतिम क्वेश्चन क्या करा है कि वायु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि वायु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जो होता है वो जरा विज्ञान कहलाता है, उसी के अंतर्गत कहलाता है ये, ठीक है। जिसका भी अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? जरा विज्ञान कहलाता है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं अगला चैप्टर आपका आ जाता है कोशिका। अब देखिए थोड़ा सा कोशिका के बारे में समझ लेते हैं, और इसके पहले हम लोग कुछ विज्ञान और उनसे संबंधित अध्ययन था उसको हम लोग देखे हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे फिर से भी निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ जो भी भाई बहन है, प्लीज़ आप लोग पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी के पास पहुँचे। और आप सभी लोग इसको रिवीजन ज़रूर करिएगा ताकि आपको रिवीजन करने से आपका पढ़ाई और मजबूत और आगे की ओर बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप जैसे 15 मिनट का वीडियो है और आधे घंटा के वीडियो है तो आप दोबारा सुन रहे हैं तो उसको डबल स्पीड बढ़ा करके सुनेंगे तो शायद आपको 15 मिनट में ही रिवाइज हो जाएगा, और जब तीसरी बार पढ़ा रहे हैं तो और आसानी से हो जाएगा फास्ट तरीके से। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सकते हैं और स्ट्रांग कर सकते हैं। चलिए आज अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका। कह रहा है कि जय कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस। किसको ऊर्जा घर कहा जाता है भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा है, एनर्जी ऑफ पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको ध्यान में रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। और किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले चैप्टर पे। का दूसरा क्वेश्चन है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। जो एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद हैं उनका नाम क्या है? क्रेब्स चक्र है। अगला कर रहा है क्वेश्चन कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो प्लीहा में। किसमें? प्लीहा में पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है भाई? प्लीहा में पाई जाती है लसिका कोशिकाएं। चलिए आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कह रहा कि किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में। ये देखिए ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है कि किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। अगला है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं अनुपस्थित है, ठीक है। तो ये आपका ध्यान में आएगा। चलिए पीटपिंड। कह रहा कि पीटपिंड कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में। कहाँ पाया जाता है भाई ये? तो ये अंडाशय में पाया जाता है पीटपिंड। चलिए आ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। कह रहा कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकी और आणविक नियंत्रण
को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं एपोप्टोसिरा, एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस बोलते हैं। देखिएगा, इसको फिर से समझिएगा। क्वेश्चन को करा कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकी और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो एपोप्टोसिस कहते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो डीएनए कहाँ होता है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डीएनए कहाँ रहता है? तो केंद्रक के अतिरिक्त, केंद्रक में तो रहता ही है डीएनए, और उसके अलावा कहाँ रहता है? तो हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रहता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, किसे कोशिका की, आगे देखिएगा, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में। तंत्रिका ऊतक में कोई भी विभाजन नहीं होता है। अगला, कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो जो कोशिका झिल्ली होती है जंतु में और पादप में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य जो होता है और जंतु में, कोशिका में और पादप में पाया जाता है। केंद्रक जंतु और पादप में पाया जाता है। चलिए आ जाते हैं आगे। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? करा कि कोशिका के आकार में वृद्धि होना हाइपरप्लासिया कहलाता है। यानी कि कोशिका के आकार में जो वृद्धि होना हाइपरप्लासिया कहलाता है। यानी कि बढ़ेगा तो हाइपर ठीक है, हाई पावर हो जाएगा। तो कोशिका के आकार में वृद्धि हो रहा है तो हाइपरप्लासिया हो रहा है। चलिए आगे देखिएगा, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉनसन ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा, जीन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया? तो जॉनसन ने किया था। किसने किया था भाई? जॉनसन ने किया था। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि रिवर्स लेखन की खोज किसने की थी? रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की था। किसने किया था? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने किया था। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है भाई क्वेश्चन, इसको देखिएगा। कह रहा है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। देखिएगा, कह रहा है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य से मिलकर के बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम। कौन सा भाई कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? भाई ये तो कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन, ये तो कई बार पूछ चुका है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कहीं पे 23 जोड़े भी मिलेगा आपको, तो 23 जोड़े भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 23 जोड़े हैं, 23 दूना 46, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो कैल्शियम है। कौन सा है कोशिका भित्ति की संरचना का घटक? तो कैल्शियम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा है। कौन सी है भाई? माइक्रोप्लाज्मा है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को माना जाता है।
चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है, तो हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे, तो कैरोलिनियस थे। द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे, तो कैरोलिनियस। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है, तो जीवद्रव तंतु के माध्यम से होता है। यानी कि दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन जीवद्रव तंतु के माध्यम से होता है। चलिए आ जाते हैं आगे। करा कि किस तत्व के कोशिका में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं, तो पोटेशियम। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं, तो पोटेशियम को एकत्रित होने से। किसके? पोटेशियम से। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है, तो गाल्जी का है। इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गाल्जी का है। तो कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है, तो गाल्जी काय को। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है किससे बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, करा कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो रॉबर्टसन ने 1959 में किया था। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो रॉबर्टसन ने किया था। कब किया था, तो 1959 में। चलिए कह रहा है कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है, तो पारगम्य होती है। कैसी होती है? पारगम्य होती है। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छे से ये समझ में आया होगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे क्या कर रहा है भाई कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका। अच्छा इसको देख लीजिएगा भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेक, क्या लिखा है भाई, गैलीसेप्टिकम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये ध्यान रहेगा आपको। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेट। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है, सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल है। एक बार फिर उसको रिवाइज करिएगा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका तो सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल है। अब आगे देखिएगा, 3 क्वेश्चन हो गया और आगे देखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, अंडाणु होता है। वह केवल स्त्रियों में पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, वो कहाँ, केवल स्त्री में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, इसको याद रखिएगा। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका तो कालेर्पोटैक्सीफोलिया, कालेर्पोटैक्सीफोलिया ये पादप की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये 8-10 तो है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। चलिए, और इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन यानी कोशिका का ये अंतिम क्वेश्चन है। आपको करा कि पुरुषों के शुक्राणु, करा कि पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है।
तो पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अंडवाहिनी में संपन्न होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग आज 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जीव विज्ञान का भी। और ऐसे ही करते करते हम लोग एग्ज़ाम आते आते और अच्छी तैयारी बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे और एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। तो आप लोग सपोर्ट रहेगा तो हम लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर अगले दिन में अगला चैप्टर लेकर आते हैं। और इन सभी का PDF आपको टीचिंग विद सुशील टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस चैनल पर दे दिया गया है। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी एक बार फिर से आप सभी से विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जितने भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद साथियों, सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।